प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटी आश्रम के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर्स की कक्षा में हम चर्चा करेंगे 3 और 4 जुलाई के समाचारों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही ई संजीवनी क्या है? ई संजीवनी क्या है? 4 विकल्प हमारे सामने मौजूद है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा, व्यापार से संबंधित सिंगल विंडो सिस्टम, कोरोना एंटीऑक्सीडेंट, अवसादग्रस्त व्यक्तियों की ऑनलाइन काउंसलिंग। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा। ई संजीवनी राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है। स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की एक पहल है। इसके तहत क्या किया जाता है? निःशुल्क राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन दी जाती है, यानी कि निःशुल्क परिचर्चा की जाती है डॉक्टरों के द्वारा मरीजों के लिए। इसके साथ साथ आरोग्य सेतु ऐप है, एक स्वास्थ्य को लेकर ऐप बनाया गया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा बनाया गया और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस ऐप का उद्देश्य क्या है? इस ऐप का उद्देश्य है कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन। ये वास्तविक रूप में क्या है? कोविड-19 ट्रैक करता है, कोविड को ट्रैक करने वाला एक मोबाइल एप्लीकेशन है। तो ई संजीवनी पर बात की हमने। निःशुल्क राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है और आरोग्य सेतु ऐप जो है वो ट्रैकिंग ऐप है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस व्यापार को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME का दर्जा दिया है? MSME का दर्जा दिया है। तो सरकार ने एक फैसला किया और उस फैसले के तहत खुदरा और थोक व्यापार, रिटेल और होलसेल व्यापार को सूक्ष्म, लघु, मध्यम MSME के तहत शामिल कर लिया है। अब इस श्रेणी के तहत शामिल करने पर क्या होगा? इस व्यापार को, जो खुदरा और थोक व्यापार है, उनकी पहुंच हो जाएगी वित्तीय संस्थानों तक। वित्तीय संस्थानों तक आराम से पहुंच होगी और इससे क्या होगा? इनको जो ऋण है, ऋण की उपलब्धता सुगम तरीके से हो जाएगी। इसलिए सुगम तरीके से हो जाएगी क्योंकि ये आरबीआई के प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। तो MSME उद्योग, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइज पर बात करें, भारत की जीडीपी में 29% का कंट्रीब्यूशन है MSME उद्योग का। रोजगार का सबसे बड़ा सेक्टर है, भारत में लगभग 12 करोड़ रोजगारी देता है। ये सेक्टर 12 करोड़ रोजगार देता है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्राथमिकता क्षेत्र में आता है। प्राथमिकता क्षेत्र का मतलब है, प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब है कि आरबीआई इस क्षेत्र को तवज्जो देगा ऋण देने के लिए, लोन देने के लिए। और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर, कृषि और जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र है वे भी आरबीआई में प्राथमिकता क्षेत्र में आते हैं। और हाल ही में सरकार ने रिटेल और होलसेल व्यापार को इसमें शामिल कर लिया है ताकि अर्थव्यवस्था पटरी पे आ सके। और MSME की परिभाषा भी चेंज की गई है। MSME की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की परिभाषा चेंज की गई है। तो क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग होता है, उस पर बात करते हैं। सूक्ष्म उद्योग का मतलब है, माइक्रो उद्योग का मतलब है निवेश और टर्नओवर को देखते हुए निवेश 1 करोड़ का निवेश होना चाहिए। संयंत्र में क्या होना चाहिए? मशीनरी में 1 करोड़ का निवेश होना चाहिए और टोटल उसका जो टर्नओवर है वह 5 करोड़ का होना चाहिए। 1 करोड़ का निवेश, 5 करोड़ का टर्नओवर, तो वह उद्योग कहलाएगा सूक्ष्म उद्योग, माइक्रो उद्योग। दूसरा लघु उद्योग, स्मॉल उद्योग, 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। 50 करोड़ का टर्नओवर होगा। और मध्यम उद्योग 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ का टर्नओवर होगा। तो इस तरीके से सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम की जो परिभाषा है वो निवेश और टर्नओवर के आधार पर परिभाषित
की जाती है। इस सेक्टर में एक तो सेवा सेक्टर और दूसरा विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आता है। तो सेवा सेक्टर का भी एमएसएमई उद्योग हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग का भी यानी कि निर्माण कार्य का भी एमएसएमई उद्योग हो सकता है। प्रश्न नंबर 3 है, पुष्कर सिंह धामी भारत के किस राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने हैं? तो हाल ही में पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनाया गया है। और उत्तराखंड की चर्चा इसलिए हो रही है कि पिछले 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री को बदला गया है। तो तीसरे मुख्यमंत्री है पिछले 4 महीने में। इसके बावजूद कि यहाँ स्पष्ट बहुमत की राजनीतिक दल है, फिर भी मुख्यमंत्री को परिवर्तित किया जा रहा है। इसकी घरेलू राजनीति की, उत्तराखंड की राजनीति की एक विशेषता है। उत्तराखंड पर हम बात करें तो ये भारत का 2000 में बना एक राज्य है। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से पृथक होकर, यूपी से अलग होकर राज्य बनाया गया और लगभग 21 साल हो गए और 11 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो देख लीजिए, वैसे तो अगर हम 5 साल के कार्यकाल को देखें तो 4 मुख्यमंत्री बनते हैं, स्पष्ट बहुमत की सरकार होती है तब, और यहाँ स्पष्ट बहुमत की सरकारें हुई है, फिर भी 11 मुख्यमंत्री बदले हैं। तो हम थोड़ी सी संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री को लेकर। भारत के संविधान का भाग 6 अनुच्छेद 164 कहता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। अनुच्छेद 164 कहता है। लेकिन क्या किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए कई संवैधानिक आधार है, न्यायिक व्याख्याएं हैं। जैसे सबसे बड़ा कि विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनेगा, पहली सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है। और हम बात करते हैं इनके टेन्योर कार्यकाल की, तो जनरली हम देखते हैं विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन उस विधानसभा का अगर विश्वास मत किसी व्यक्ति विशेष में है, ठीक है, तो वो मुख्यमंत्री बना रह सकता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक मुख्यमंत्री बना रह सकता है कोई भी व्यक्ति। राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत का मतलब है बहुमत का विश्वास है विधानसभा के। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य की बात करता है। इसमें उल्लेख है 167 में कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है प्रशासन और विधायी संबंधित जो कार्य है उससे वो रूबरू कराएगा, वो बताएगा राज्यपाल को, ये कर्तव्य की बात आती है। और इसके अतिरिक्त एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या कोई व्यक्ति विधायिका का सदस्य बने बिना मुख्यमंत्री बन सकता है? तो इसका संवैधानिक आधार है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन कंडीशन है 6 माह के भीतर क्या होगा, वो किसी विधायिका का जो विधानसभा है या फिर विधान परिषद है उसका सदस्य बनना जरूरी है। और अभी हाल ही में हमने देखा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बनी है, क्योंकि विधानसभा में उन्हें बहुमत का विश्वास प्राप्त है। लेकिन 6 माह में उनको विश्वास जो है सदस्य बनना पड़ेगा, किसी विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 4 है, वर्ष 2020-21 में राजस्थान की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, यानी कि ऊर्जा कितनी प्रोडक्ट होती है, कितनी उत्पादित होती है राजस्थान में? तो हम बात करें 21,836 मेगावाट। 21,836 मेगावाट ऊर्जा कुल जो है राजस्थान में उत्पादित होती है ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के माध्यम से। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा स्रोत है तापीय ऊर्जा। तो तापीय ऊर्जा से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करती है राजस्थान में, और भारतवर्ष में भी तापीय ऊर्जा से ही सबसे बड़ी ऊर्जा उत्पादित होती है। दूसरे नंबर पर हम देखें तो ऊर्जा के स्रोत पवन से ऊर्जा प्राप्त होती है, और तीसरे नंबर पर सौर ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसी कंडीशन में अगर सबसे कम हम देखें ऊर्जा उत्पादन करने का स्रोत
बायोमास से राजस्थान में सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है। तो तापीय ऊर्जा सबसे ज्यादा राजस्थान में है, 21,836 मेगावाट की ऊर्जा 2020-21 में हुई है। प्रश्न नंबर 5 काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 इसकी चर्चा चल रही है के अनुसार राजस्थान की वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर कितनी है। तो प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर अगर हम बात करें और स्थिर कीमतों का आधार वर्ष हमसे पूछ लिया जाए तो 2011-12 आधार वर्ष होगा। तो स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय होगी 72,297 रुपए, 72,297 रुपए स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की है। और ये आय जो है 2019-20 की तुलना में कोरोना के कारण घटी है। तो कुछ हम बॉक्स के माध्यम से देखने की कोशिश करें। प्रति व्यक्ति आय 2011-12 राजस्थान में 2020-21 में 72,297 -7.77 यानी कि इसकी जो है गिरावट हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। पिछले वर्ष 78,000 से भी ज्यादा थी, अब 72,297 हो गई। और भारत में देखें, भारत में प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 86,456 रुपए थी। ये भी घटी है, 94,000 से ज्यादा थी, लगभग 95,000, तो अब 86,456 होगी, लगभग 86,500 हम कह सकते हैं पूरे भारतवर्ष में। लेकिन राजस्थान में भारत की तुलना में कम है। प्रचलित कीमतों पर अगर प्रति व्यक्ति आय देखें, प्रचलित कीमतों पर, तो प्रचलित कीमतों पर हमेशा जो है प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, ज्यादा होगी। राजस्थान की 1,09,386 2020-21 में, और भारत की 1,26,968। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में स्थिर और प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय कम है। प्रश्न नंबर 6, एक जिला एक उत्पाद योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो 4 मंत्रालयों के नाम हैं, किसान कृषि मंत्रालय, खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय। तो खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय का अंतर्गत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम आती है। इस स्कीम का उद्देश्य है पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक जिले को विशिष्ट उत्पाद आधारित बनाना, विशिष्ट खाद्य से जुड़ा उत्पाद आधारित उसे क्षेत्र बनाना। इस स्कीम के बारे में बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने भारत के 707 जिलों में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अनुमोदन किया है कि इन जिलों को इस योजना के तहत लाया जाएगा और विशिष्ट प्रोडक्ट से उन्हें जोड़ा जाएगा। उसके बाद इन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जाएगी। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोरोना के पीरियड में आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया। खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को शुरू किया गया, खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को भी शुरू किया गया था। प्रश्न नंबर 7, निपुण भारत अभियान, निपुण भारत कैंपेन जो है इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पज क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है भारत की स्कूल की एजुकेशन को, भारत की जो स्कूल की एजुकेशन है उसको सुधार करना, उसमें रिफॉर्म लाना। इस अभियान को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत शुरू किया जाएगा। साक्षरता विभाग के अंतर्गत 5 जुलाई 2021 को, यानी कि आज 5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी वर्चुअली इसका उद्घाटन शुभारंभ करेंगे। और इसका उद्देश्य है सभी बच्चों को बुनियादी शिक्षा देना और 2026-27 तक तीसरी कक्षा तक के बच्चों को पढ़ने लिखने और गणितीय हल करने में सक्षम बनाना, पढ़ने लिखने और गणितीय हल करने में सक्षम बनाना इस योजना का उद्देश्य है। और इसके साथ ये जो कदम उठाया जा रहा है, ये कदम उठाया जा रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रावधानों को लागू करने के लिए।
नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए। और नई शिक्षा नीति जो है वह के कस्तूरी रंगन समिति के ड्राफ्ट के आधार पर तैयार की गई थी। अगले प्रश्न पर बात करें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा असंगत है? तो असंगत बताना है। एक तरफ है समाचारों में चर्चित स्थान जो 3 और 4 जुलाई के समाचारों में रहे और उनका उस देश विशेष से संबंध। तो पहला है बगराम एयरबेस। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। और बगराम एयरबेस की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से वापस अपने देश लौट रही है। इसका कारण है अमेरिका का तालिबान के साथ, तालिबान जो एक कट्टर विचारधारा वाला संगठन है, तालिबान के साथ दोहा समझौता हुआ 2020 में। और इस समझौते में यह तय किया गया कि अमेरिका की जो सेना है अफगानिस्तान में वो अपने देश लौटेगी। और दूसरा भी बड़ा कारण यह है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में रहते हुए जान और माल अपनी सेना का नुकसान काफी मात्रा में किया है, तो वहां पर अमेरिका की जनता का भी एक दबाव है। तो दोहा समझौता की तय जा रही है। लेकिन अब परेशानी यह है कि अमेरिका की सेना सितंबर 2021 तक चली जाएगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये कहा है सितंबर 2021 तक लौट जाएगी। अब जाने के बाद यहाँ अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता आएगी, पॉलिटिकल वैक्यूम आ जाएगा और इससे जो है वो आतंकवादी घटना बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। और भारत की जो सुरक्षा संप्रभुता की जो चुनौती है वो भी आएगी, तो हमें अलर्ट रहने की भी आवश्यकता है। दूसरा है बुशहर परमाणु संयंत्र। बुशहर परमाणु संयंत्र इराक, तो ये गलत है। बुशहर परमाणु संयंत्र ईरान में अवस्थित है, तो इसका उत्तर होगा बी। और बुशहर परमाणु संयंत्र की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये परमाणु संयंत्र ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव का कारण रहा है। ईरान इस संयंत्र के माध्यम से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करता है और अमेरिका और पश्चिम के देश इस पर प्रेशर दबाव डालते हैं कि ये आप न करें, इसलिए इनके बीच में एक तनाव बना रहता है। जोलो आइलैंड फिलीपींस में है और जोलो आइलैंड एक दुर्घटना के लिए चर्चा में है। C-130 हरक्यूलिस जहाज विमान जो सेना विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और जोलो आइलैंड इसलिए भी कुख्यात है क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति अगर जाता है, ठीक है, तो वहां पर अपहरण होने की संभावना है, तो यहाँ पर आतंकवादी घटना होती रहती है। गाजा पट्टी फिलिस्तीन में है और गाजा पट्टी को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में तनाव बना रहता है। तो इसका उत्तर होगा बुशहर परमाणु संयंत्र ईरान में अवस्थित है, न कि इराक में। ईरानी देवधर और दिल्ली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट। तो ये तीनों ट्रॉफी जो है क्रिकेट से है। घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट जो बोर्ड है वो इसे कंडक्ट करवाता है। ईरानी और दिल्ली ट्रॉफी जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। और जो देवधर ट्रॉफी है वो 50 ओवर की श्रेणी के तहत खेला जाने वाली एक क्रिकेट प्रतियोगिता है। राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी प्रोजेक्ट के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है? राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य भी है। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो गुजरात इसके अंतर्गत नहीं आता। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य ट्राई जंक्शन है। तीन राज्य है इसमें, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये तीनों राज्यों में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य है। और राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य जो है वो घड़ियालों के लिए, कछुओं के लिए,
और साथ ही साथ डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध है। और अभी इसीलिए चर्चा हम कर रहे हैं क्योंकि जो पैंथर है उनकी संख्या भी इस वन्य जीव अभयारण्य के इर्द गिर्द बढ़ती जा रही है। और राजस्थान में हम देखते हैं, राजस्थान के सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, करौली और धौलपुर तक इसका विस्तार है। तो राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य, और ये इको सेंसिटिव जोन भी है, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र। समाचारों में आने वाले टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस कौन है? विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अध्यक्ष, विश्व बैंक के अध्यक्ष। तो ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक है। जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से समाचारों में इनका नाम हम देखते आ रहे हैं। और विश्व व्यापार संगठन के जो महानिदेशक है वो है डॉक्टर ओंकोजो इवियर, डॉक्टर नोगोजी ओंकोजो इवियर, प्रथम प्रथम महिला है जो WTO की महानिदेशक बनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हैं टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के हैं अब्दुल्ला, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद, 76 के लिए ये बने हैं। और विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। WHO की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को बनाया गया और 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट एजेंसी है ये, मुख्यालय इसका जिनेवा में है। कोवैक्स इनिशिएटिव का जिक्र भी बार बार आता है। तो कोवैक्स इनिशिएटिव जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक पहल है। इस पहल का उद्देश्य है दुनिया में जितने निर्धन गरीब देश है उन्हें क्या करना है, कोविड वैक्सीन का न्याय संगत वितरण करना है। कोवैक्स इनिशिएटिव, कोवैक्स पहल के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन शुरू की गई। वन लाइनर पर बात करें, किस संगठन ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यूरोपीय संघ ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। माना पटेल का संबंध तैराकी से है और इन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। वैश्विक न्यूनतम कर समझौता भारत सहित 130 देशों ने इस पर सहमति जताई है। और इस समझौते की घोषणा जो है OECD संगठन, आर्थिक और विकास सहयोग संगठन ने की है। इस समझौते के तहत क्या होगा, जो ऑनलाइन कारोबार करने वाली कंपनी है वो भी टैक्स के दायरे में आएगी। इसके अलावा जो कंपनियां अपने मुनाफे को कम बताकर टैक्स से बचती है, ठीक है, वो भी टैक्स के दायरे में आएगी और इससे देशों का जो है रेवेन्यू बढ़ेगा। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776, ये अमेरिका से संबंधित है। 4 जुलाई अमेरिका का स्वतंत्रता दिन, 4 जुलाई 1776 डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी दिन अमेरिका ब्रिटेन की दास्ता से मुक्त हुआ 13 उपनिवेश के साथ। और वर्तमान में हम देखते हैं कि 50 स्टेट का ये एक बड़ा देश है। तो दुनिया में सबसे पहले औपचारिक लोकतंत्र की स्थापना अमेरिका में हुई। तो इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।